Hello students, welcome back to Geography Guru. This is our second episode of class 11th Geography chapter number 2 the origin and the evolution of the earth पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं हम क्या पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में पिछले एपिसोड में। लास्ट जो एपिसोड था उसमें हमने बात की थी कि पृथ्वी या ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों को हमने दो भागों में बांटा था, प्रारंभिक यानी शुरुआती सिद्धांत और प्रारंभिक के बाद हमने बात की थी आधुनिक सिद्धांत की। कुल मिलाकर के 3 थ्योरीज थी वो हमने डिस्कस की थी। नेबुला हाइपोथेसिस, नेबुलर थ्योरी है उसको हमने डिस्कस किया था। द्वितारक जो बाइनरी थ्योरी है उसको हमने डिस्कस किया था और तीसरा था हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बिग बैंग थ्योरी। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम बात करने वाले हैं ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ और तारों का निर्माण कैसे हुआ। यानी हमने वहां पर डिस्कस किया था ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। यह हम थोड़ा और डीपली जाएंगे और अलग से हम देखेंगे कि ग्रहों का निर्माण और तारों का निर्माण कैसे हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की सेशन की। सबसे पहले हम बात करेंगे तारों का निर्माण कैसे हुआ। तारों को आपने रात को जगमगाते हुए देखा होगा। तारों के बारे में जब आप बचपन में बहुत सारी कविताएं पढ़ी होगी। एक कविता मुझे भी याद आ रही है जो कहीं पे मैंने पढ़ी थी, राहत जी की कविता है ये, कि तारे घबराते हैं शायद इसीलिए टिमटिमाते हैं, सूरज से डरते हैं इसीलिए दिन में छिप जाते हैं, चांद से शर्माते हैं पर आकाश में निकल आते हैं, तारे घबराते हैं शायद इसीलिए टिमटिमाते हैं। तारे कैसे बने, ये टिमटिमाते क्यों हैं, कहाँ चले जाते हैं दिन में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में चल रही है। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है कि तारे बने कैसे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। ब्रह्मांड में ऊर्जा और पदार्थ का वितरण समान नहीं था। अब ये ऊर्जा कहाँ से आई, पदार्थ कहाँ से आए, ये बिग बैंग थ्योरी में हमने पढ़ा था कि जैसे विस्फोट हुआ, विस्फोट के 3 मिनट के अंदर पहले परमाणु या पदार्थ का निर्माण हुआ। जो ऊर्जा थी और पदार्थ थे उनका वितरण एक समान नहीं था ब्रह्मांड में। शुरुआत में घनत्व में भिन्नता थी और उस घनत्व में भिन्नता के कारण गुरुत्वाकर्षण बलों में भी भिन्नता थी। यानी कि कुछ जो कण थे उनकी गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी वो अधिक था, कुछ का कम था। अब इसी के कारण क्या हुआ, पदार्थों का एक त्वरण हुआ। यानी कि जो इनका ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल अधिक था तो उन्होंने छोटे पदार्थों को अपनी तरफ खींच लिया और यही एक त्वरण है बाद में आकाश गंगाओं के विस्तार या विकास है उसका आधार बना। यानी कि इसी के कारण जो छोटे कण थे वो बड़े कणों की तरफ आकर्षित होते गए और ऐसे ही आकाश गंगाएं बनती है। एक आकाश गंगा में असंख्य तारों का समूह है, लाखों करोड़ों असंख्य जिनकी हम गणना नहीं कर सकते, इतने तारे एक आकाश गंगा में शामिल होते हैं। आकाश गंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। हजारों प्रकाश वर्ष हैं उनमें मापी जाती है। प्रकाश वर्ष क्या होते हैं ये लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यानी इनकी दूरी है वो किलोमीटर या माइल्स में नहीं बल्कि प्रकाश वर्ष में मापी जाती है और विस्तार हजारों प्रकाश वर्ष होता है। एक अकेली आकाश गंगा का व्यास है वो 80,000 से लेकर कि 1,50,000 1.5 लाख प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। एक आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत है वो हाइड्रोजन गैस से बने एक विशाल बादल है उसके संचयन से शुरू होती है जिसे नेबुला कहा गया है। यानी कि एक बिंदु एकाकी परमाणु है उससे शुरुआत होती है जिसको नेबुला नाम दिया गया। इसी के आधार पर नेबुला थ्योरी डेवलप की गई थी। तो वहाँ से गैस से बने बादल होते हैं, उसका संचयन होता है, संचयन है उसे हम नेबुला कहते हैं। क्रमशः ये इस बढ़ती हुई निहारिका नेबुला में गैस के झुंड है वो विकसित हो जाते हैं। यहाँ पर गैस के कई सारे झुंड है वो विकसित हो जाते हैं और ये झुंड बढ़ते बढ़ते गैस के गोले बन जाते हैं, पिंड बन जाते हैं। और इन्हीं जो गैसीय पिंड थे, हाइड्रोजन हीलियम जैसी हल्की गैसों से बने हुए पिंड, इन्हीं से तारों का निर्माण हुआ है। इन्हीं से तारों का निर्माण है वो शुरू हुआ है और ये माना जाता है कि तारों का निर्माण है वो 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ है। यानी बिग बैंग जो विस्फोट हुआ था वो हुआ था 13.7 अरब वर्ष पहले और उसके बहुत समय के बाद तारों का निर्माण हुआ है। तारों का निर्माण हुआ है कैसे हुआ है कि जो नेबुला विकसित हुआ था, नेबुला थे वो वहाँ पर नेबुला विकसित होने के बाद घनत्व में अंतर था पहले तो, यानी पदार्थ और ऊर्जा दोनों का वितरण समान नहीं था।
उनके घनत्व में अंतर था, जिसके कारण आकाश गंगाएं बनी, यानी कि छोटे पदार्थ थे वो बड़े पदार्थों की तरफ आकर्षित हुए। और बाद में नेबुला विकसित हुए जो गैस के गोले थे, और यही गैस के गोले हैं, इनका आकार बढ़ते हुए ये तारों में परिवर्तित हो गए। और ये ऐसा कब हुआ? ये 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ। तो इस तरीके से तारों का निर्माण हुआ था। जो तारों का निर्माण है वो बिग बैंग से रिलेटेड है, वो नेबुला थ्योरी है उससे रिलेटेड है। तो ये था तारों का निर्माण कैसे हुआ। अब इसमें एक हमने बात की थी कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? लाइट ईयर समय का नहीं प्रकाश वर्ष बल्कि दूरी का माप है। जैसे वर्ष है तो हम आमतौर पे इसको समय से रिलेट करते हैं, लेकिन ये दूरी का माप है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, यानी प्रकाश की, लाइट की जो गति होती है 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करते हैं 1 सेकंड में। विचारणीय होगा कि 1 साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वो 1 प्रकाश वर्ष होगा। सोचिए 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, 60 सेकंड में कितनी दूरी, 1 मिनट के बाद 1 घंटे में कितनी दूरी, 1 दिन में कितनी दूरी, 1 वर्ष में कितनी दूरी। जो प्रकाश 1 वर्ष में जितनी दूरी तय करेगा वो प्रकाश वर्ष कहलाता है। एक जो प्रकाश वर्ष है वो यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे ये 0 काउंट कर लीजिए, मैथ्स मेरा वीक है लेकिन फिर भी बता दूं कि ये ट्रिलियन है। ट्रिलियन माइल्स के आसपास 58 ट्रिलियन माइल्स है, उसके आसपास होगा एक प्रकाश वर्ष, यानी कि इतनी दूरी तय कर लेता है, तो उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो आकाश गंगाओं के बीच में जो दूरी है उसको प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। पृथ्वी और सूर्य की औसत जो दूरी है वो 14 करोड़ 95 लाख 98 हजार किलोमीटर है। ये आपने पढ़ा होगा, 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर के आसपास है पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी। अगर हम चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी की बात करें तो ये 3,84,000 किलोमीटर के आसपास है। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में अगर इस पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी की बात की जाए तो ये केवल 8.311 है, यानी कि 8 मिनट में लगभग यहाँ तक पहुंच जाता है प्रकाश। तो ये बहुत छोटा सा हिस्सा है 1 वर्ष का। तो पहली चीज प्रकाश वर्ष है, ये दूरी का माप है, समय का नहीं। और 1 वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसेप्ट था जो हमें समझना था। अब हम बात करेंगे ग्रहों के निर्माण की। प्लैनेट्स कैसे बने हैं? प्लैनेट्स कितने होते हैं? 8 हैं, ये आपको पता है, सौर परिवार का सदस्य हैं। यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है। साइज के अकॉर्डिंग जुपिटर सबसे बड़ा, उनमें से सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, द नेपच्यून, द अर्थ, और सबसे छोटा यहाँ पे प्लूटो शो किया गया है। प्लूटो जो कि अब सौर मंडल का सदस्य नहीं है। चलिए ग्रहों के निर्माण की बात करते हैं। ग्रहों के निर्माण की हमने कुछ अवस्थाओं में डिवाइड किया है ताकि आपके लिए इनको समझना आसान हो जाए। तो पहली जो अवस्था थी ग्रहों के निर्माण की, तारे निहारिका के अंदर गैस के ग्रंथित फेंट हैं, यानी कि निहारिका थे वो गैस के गोले थे और उन्हीं से बाद में तारे डेवलप हुए। इन जो झुंड जो थे उसमें गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में क्रोड का निर्माण होता है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो भारी पदार्थ थे वो केंद्र में चले जाते हैं, इससे क्रोड का निर्माण होता है। इस गैसीय क्रोड के चारों तरफ गैस और धूलकण तस्तरी के तौर पर विकसित होते हैं। यानी पहली अवस्था में जो निहारिका बनी वो गैस के गोले थे, और गैस के गोलों में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो भारी पदार्थ है वो सेंटर में चले जाते हैं, हल्के पदार्थ बाहर रह जाते हैं, और चारों तरफ एक तस्तरी रोटेटिंग डिस्क है वो डेवलप हो जाती है। किससे बनी थी? वो गैस और धूलकणों से बनी थी। पहली अवस्था में ऐसा होता है। ओके, अब सेकंड स्टेज में क्या होता है? यानी पहली अवस्था आपको क्लियर होगी कि गैस के गोले थे, नेबुला थी, और उसमें से जो भारी पदार्थ है वो बीच में चले जाते हैं, हल्के पदार्थ चारों तरफ घूमने लग जाते हैं जिसमें धूलकण और गैस होती है। अब दूसरी अवस्था में जो गैस का बादल था, जो गैसीय ये बादल थे, उनका संघनन शुरू हो जाता है, टेम्परेचर कम होता है। क्रोड को ढकने वाले जो पदार्थ है वो छोटे छोटे गोलों के रूप में विकसित होना शुरू हो जाते हैं संघनन के बाद बाहर। ये छोटे छोटे जो गोले थे इनमें अणुओं में पारस्परिक आकर्षण के कारण ग्रहाणुओं का जन्म होता है। यानी कि ये छोटे छोटे गोले हैं, तापमान कम होता है, गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पर काम करता है, छोटे जो कण थे उनको बड़े जो कण है वो अपनी तरफ खींच लेते हैं, और कोलिशन या संगठन के कारण, क्रिया के कारण ये बड़े बनने शुरू हो जाते हैं। यानी कि छोटे किस तरफ चले जाते हैं? बड़ों की साइड में, और बड़े जो पिंड है वो बनने शुरू हो जाते हैं।
और गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ये आपस में जुड़ जाते हैं। और ये छोटे पिंड है, उनकी संख्या ही, जो ये जो छोटे पिंड थे यही बाद में ग्रहाणु बनते हैं। ये ग्रहाणु बन गए, यानी कि ग्रहाणु है जिनसे ग्रह बने हैं। तीसरी अवस्था में ये जो ग्रहाणु बने थे, इन अनेक छोटे ग्रहाणुओं के इकट्ठा होने से बड़े ग्रह बने। 3 अवस्थाएं हैं, दोबारा से एक बार मैं बता दूं। पहली अवस्था में गैस के गोले होते थे और गैस के गोलों में बाद में गुरुत्वाकर्षण के कारण जो भारी पदार्थ थे वो अंदर चले गए, जिसे क्रोड का निर्माण हुआ और हल्के पदार्थ बाहर रह गए। ओके, पहली अवस्था। दूसरी अवस्था में क्या होता है, गैसीय बादल का संघनन होता है, तापमान कम होता है, तो आसपास जो धूलकण और गैस के गोले घूम रहे थे वो छोटे छोटे गोलों में विकसित हो जाते हैं और बाद में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये एक दूसरे के पास आते हैं और इससे ग्रहाणुओं का निर्माण होता है। तीसरी अवस्था में ये ग्रहाणु, अनेक ग्रहाणु है वो मिलकर के ग्रहों का निर्माण करते हैं, यानी कि बड़े पिंड में परिवर्तित हो जाते हैं और इन्हीं से ग्रहों का निर्माण हुआ है। ये तीसरी और अंतिम अवस्था थी, ऐसे ग्रह बने हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने जाना समझा तारों का निर्माण कैसे हुआ है, प्रकाश वर्ष क्या होता है, और तीसरा हमारा टॉपिक था ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ है। तो जैसे आपको इजी मॉडिफाई किया गया क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है, तो यहाँ पे इजी तरीके से बताया गया स्टेजेस अवस्थाओं में। तो आप इसी तरीके से इस कंसेप्ट को समझिए, और फिर भी अगर कोई डाउट रहता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। ऐसे ही लगे रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।